क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है सूक्ष्म जीवों में, और जानने का प्रयास करेंगे कि ये सूक्ष्म जीव क्या है, एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, जंतु होते हैं या पादप होते हैं। आइए बच्चों समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहाँ पर 4 जीवों के बारे में समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहला है क्लाइडोमोनास, उसके बाद है पेनिसिलियम, फिर है हाइड्रा और उसके बाद स्पंज। तो बच्चों क्या होते हैं सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीवों की कई श्रेणियां होती हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पौधे की श्रेणी में आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो शैवालों की श्रेणी में आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कवक की श्रेणी में आते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो जंतु की श्रेणी में आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव की बहुत सारी कैटेगरी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 सूक्ष्म जीवों को लिया है और समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आप जानेंगे सूक्ष्म जीवों के में किस प्रकार से जन्म होता है। आइए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले मैंने सूक्ष्म जीव लिया है, इसका नाम है क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास तो मैंने यहाँ पे लिखा है मोनो। मोनो का मतलब होता है एक कोशिकीय, मतलब मोनोसेलुलर। तो ये क्लाइडोमोनास जो होता है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है, और ये किस प्रकार से जन्म करता है, अपने बच्चों को किस प्रकार से पैदा करता है, प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है क्लाइडोमोनास? क्लाइडोमोनास जब मरने वाला होता है तो क्या करता है, अपने अंदर से चल बीजाणुओं को उत्पन्न कर देता है। अपने चारों ओर एक थैली बना लेता है, और थैली बना करके उसके अंदर चल बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। वो अपने अंदर छोटे छोटे चल बीजाणु नाशपाती के आकार के होते हैं, चल बीजाणुओं को उत्पन्न कर देता है, और चारों ओर की जब लेयर फटती है तो नए यही चल बीजाणु उत्पन्न होते हैं और क्लाइडोमोनास बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ रही होगी कि जो क्लाइडोमोनास होता है अपने अंदर चल बीजाणुओं को उत्पन्न करता है जिनका आकार नाशपाती की तरह होता है, और जब ये क्लाइडोमोनास की जब झिल्ली पड़ती है तो ये चल बीजाणु उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद ये किस श्रेणी में आते हैं? ये शैवाल की श्रेणी में आते हैं। इन्हें शैवालों के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और ये पौधे जगत के अंतर्गत रखे जाते हैं। कहा जाता है कि ये इनका जो जगत है, किंगडम है, राज्य है, जिस राज्य में रहते हैं ये पौधों वाले राज्य में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद ये एक कोशिकीय होते हैं, और ये इनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और इनके अंदर जब ये चल बीजाणु उत्पन्न हो रहे होते हैं तो यानी कि क्लाइडोमोनास के जो बच्चे जिनको चल बीजाणु कहते हैं, क्लाइडोमोनास जिनके बच्चे जब उत्पन्न होते हैं थैली के अंदर तो उनको कहते हैं चल बीजाणु। और चल बीजाणु के अंदर छोटे छोटे आई स्पॉट पाए जाते हैं, यानी एक आंख पाई जाती है। तो ये एक आंख का क्या कार्य होता है कि जहां पर प्रकाश होता है, सूरज की रोशनी होती है, उस एक आंख से वो सेंस कर लेते हैं, उस एक आंख से सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, और वहां पर पानी के सहारे बहकर पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे ये क्लोरोफिल की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं, और ये एक चल बीजाणु अलग अलग क्लाइडोमोनास बन जाता है। और फिर से जब ये क्लाइडोमोनास बड़ा हो जाता है और मरने वाला होता है तो फिर से अपने अंदर बहुत सारे चल बीजाणुओं को उत्पन्न करता है, और चारों ओर थैली बना लेता है, और जब ये थैली फटती है तो उसके अंदर से बहुत सारे चल बीजाणु उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये चल बीजाणु मतलब बच्चे उत्पन्न होते हैं जिनको जूस्पोर के नाम से जाना जाता है, जूस्पोर के नाम से जाना जाता है, और ये फिर से नए क्लाइडोमोनास उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पूरे पानी के ऊपर बहुत सारे क्लाइडोमोनास पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से जो क्लाइडोमोनास होता है सूक्ष्म जीव होता है जन्म करता है। फिर क्या होता है, इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन क्लाइडोमोनास में पाया जाता है। इसके लिए कोई भी दूसरा जीव जो इसका सहकर हो, यानी कि नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। अकेले नर या मादा खुद ही से नए बच्चों को उत्पन्न करता है, नए बीजाणुओं को उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही इसमें भी होता है रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन इसमें भी पाया जाता है, पेनिसिलियम में भी, और साथ में रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। अच्छा, एक बात और समझना बच्चों कि जो क्लाइडोमोनास होता है वो क्लाइडोमोनास जो अपने चल बीजाणुओं को उत्पन्न करता है तो उसके पास में हर चल बीजाणु के पास में अपने पास में दो फ्लैगेला उत्पन्न हो जाती है। दो फ्लैगेला क्या होती हैं? ये फ्लैगेला क्या होती है, जो चल बीजाणु होते हैं क्लाइडोमोनास के जो बच्चे होते हैं उनको पानी में तैरने में मदद करते हैं।
पानी में तैरने में मदद करते हैं। ये चप्पू जो होते हैं फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है। जैसे आप इस प्रकार से समझिए कि जब आप कभी नाव लेकर गए हो तो नाव को चलाने के लिए आपके पास चप्पू होना चाहिए, तभी नाव आगे बढ़ता है। अगर आपके पास चप्पू नहीं हो, जो बड़ी सी डंडी होती है जिसमें जो नाव चलाने वाला होता है पीछे से दोनों चप्पुओं को साथ में लेकर के पीछे पानी ढकेलता रहता है और नाव आगे बढ़ती रहती है। ऐसे ही जो चप्पू होते हैं क्लाइडोमोनास के बच्चों में यानी जू स्पोर, इसको चल बीजाणु कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं और इन्हीं चप्पुओं की मदद से वो पानी में तैरते रहते हैं। ठीक बच्चों, आइए बात समझते हैं पेनिसिलियम क्या होता है। पेनिसिलियम क्या होता है बच्चों? पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर होता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं और ये किस प्रकार से अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं ये समझते हैं। तो पेनिसिलियम में उंगलियों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर आप देखोगे इसका आकार पेनिसिलियम को तो एक पंजे के आकार का दिखाई पड़ता है, एक हाथ के पंजे के आकार का दिखाई पड़ता है और जिन पर छोटे छोटे दाने उगते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं और हवा में उड़कर जहां गिरते हैं ये टूट करके वहीं पर पेनिसिलियम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये किस श्रेणी में रखे जाते हैं? ये कवकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ये शैवाल नहीं है, ये कवक की श्रेणी में आते हैं। ये पेनिसिलियम कवक की श्रेणी में आते हैं और हाथ के पंजे के आकार की इसकी संरचना होती है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा भी मल्टीसेलुलर होता है, ये भी बहुकोशिकीय होता है। पेनिसिलियम भी बहुकोशिकीय होता है, हाइड्रा भी बहुकोशिकीय होता है। तो हाइड्रा में कैसे जनन होता है, वो अपने बच्चे कैसे उत्पन्न करता है? हाइड्रा में क्या होता है बच्चों? जो हाइड्रा होता है अपने अंदर से कली उत्पन्न करता है, एक बडिंग करता है जिसको मुकुलन कहते हैं। कली उत्पन्न करेगा और कली जब धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो कली बड़ी होकर के हाइड्रा को छोड़ देती है और दूसरा हाइड्रा बन जाता है। इस प्रकार से जो मुकुलन वाला होता है काम वो हाइड्रा में पाया जाता है और एक हाइड्रा से बहुत सारे हाइड्रा उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आलू जो होता है तो आलू जब जमने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी कलियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे आलू में कलियां उत्पन्न होती है ऐसे हाइड्रा में भी कलियां उत्पन्न होती हैं जिसको बडिंग कहते हैं और बडिंग मतलब मुकुलन होता है, इसको कहते हैं मुकुल उत्पन्न होना। छोटी छोटी कलियां उत्पन्न हो जाती है जिसको मुकुल कहते हैं और मुकुल से ही नया हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। अच्छा, इसका आकार कैसा होता है? ये बेलन के आकार का होता है और किस श्रेणी में आता है? ये जंतु की श्रेणी में आता है, यानी जंतु वाले राज्य में रखा जाता है, जंतुओं के राज्य में रखते हैं। उसके बाद जब ये हाइड्रा बन जाता है तो हाइड्रा के पास में जो मुकुल होता है उत्पन्न होता है, बड़ा सा हाइड्रा जब बन जाता है, मुकुल जब बड़ा सा हाइड्रा में निर्माण हो जाता है इसका, तो इसमें 6 से 12 हाथ उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, ये मांसाहारी होता है, जंतु जगत का है इसलिए मांसाहारी होता है। तो कैसे भोजन को खाता है? तो ये पानी में रहता है और जब कोई कीड़ा मकोड़ा इसके पास में आता है तो इसके पास में जो ये हाथ होते हैं उसको पत्ते पे नुकीले होते हैं, सुई नुमा होते हैं, तो ये क्या करता है उस कीड़े के ऊपर अटैक मारता है, सुई की तेज से चुभा लेता है और उसको अपने अंदर खा लेता है, समेट लेता है। इस प्रकार से हाइड्रा में जनन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे समझिए कि आपको पास्ता मिला है खाने को, तो पास्ता वाला जो चम्मच होता है आप कैसे करते हैं? पास्ता में गड़ोते हैं और पास्ता में वो चम्मच की जो नोक होती है वो चली जाती है, उसके बाद उठाकर उसको खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ही ये हाइड्रा भी अपने अंदर भोजन को समेटता है, भोजन का ग्रहण करता है। अच्छा, एक बात और खासियत इसकी क्या है कि अगर हम हाइड्रा को चाहे जितने टुकड़ों में काट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, तो ये कुछ दिनों के बाद फिर से अपने अंगों को बराबर कर लेता है। जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाए तो कुछ दिन बाद फिर छिपकली की भी नई पूंछ उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार हाइड्रा में भी होता है कि हाइड्रा का अगर एक पार्ट कट भी जाए तो फिर से कुछ दिनों के बाद वो पूरा अंग पूरा हो जाता है। ये एक सिस्टम बिल्कुल, ये पूरा जो तरीका है वो हाइड्रा अपनाता है अपने शरीर को भरने के लिए। उसके बाद बच्चों स्पंज भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है और ये समुद्र में और पानी में पाया जाता है। वैसे ज्यादातर करके समुद्रों में पाया जाता है। तो इसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्टिया के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है और इसमें बड़ा भी छिद्र पाया जाता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये बड़े वाला जो छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये छोटे छिद्र और बड़े छिद्र का क्या काम होता है ये समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि स्पंज जो होता है बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके अंदर, और जब ये पानी में रहता है तो पानी को ये
छोटे छोटे छिद्र होते हैं अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और क्या होता है कि जो स्पंज होता है, जब पानी इसके अंदर बढ़ता है छिद्रों के अंदर, तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के साथ में ये कीड़े मकोड़ों को खाता है और इस तरह से अपना पेट भरता है। और उसके बाद जो सड़ा गला जो प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बड़े वाले छेद, जो बड़ा वाला छेद है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, बड़े वाले छेद के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें ग्रहण होता है। अच्छा, जनन कैसे होता है बच्चों, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जब ये स्पंज रिप्रोडक्शन करता है तो अपने अंदर जेम्यूल बना लेता है। जेम्यूल बना लेता है, जेम्यूल मतलब छोटे छोटे से छिद्र, छोटे छोटे से पार्टिकल, गोल संरचनाएं बनाता है। बहुत सारी मल्टी सेलुलर में बहुत सारी छोटी छोटी गोल संरचनाएं बनाता है। छोटे छोटे जैसे आप समझ लड्डू बना लेता है। एक थाली में बहुत सारे लड्डू रख दीजिए, कुछ ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर भी होता है। अपने अंदर छोटे छोटे से गोल गोल संरचनाएं बनाता है जिसको जेम्यूल कहते हैं। यानी कि इसके बच्चे को, स्पंज के बच्चे को जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। और ये जेम्यूल जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो स्पंज जो होता है उसको चारों ओर अपनी एक झिल्ली का निर्माण करता है। जब स्पंज धीरे धीरे से परिपक्व हो जाता है तो झिल्ली फट जाती है और इसके अंदर से ये जेम्यूल बाहर हो जाता है और धीरे धीरे ये जेम्यूल बड़ा होकर के स्पंज का निर्माण कर लेता है बच्चों। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे जो छोटे छोटे जेम्यूल हैं, वो कई जेम्यूल भी एक साथ आकर के बाहर आते हैं, एक साथ चिपक कर रह जाते हैं। तो जब एक साथ चिपक करके रह जाएंगे तो बड़ा सा स्पंज का निर्माण होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप लड्डू रखे थाली में और अगर किसी ने वो लड्डू फेंके, तो कभी कभी होता है ऐसा कि 3 से 4 लड्डू एक साथ गिरेंगे। तो 3 से 4 लड्डू जब एक साथ गिर जाएंगे तो बड़ा लड्डू बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, स्पंज में कि जब छोटे छोटे जो जेम्यूल होते हैं बाहर आते हैं, तो जब बड़ा सा जेम्यूल, बहुत सारे जेम्यूल एक साथ मिल जाते हैं तो बड़ा से स्पंज का निर्माण होता है। तो बच्चों इस प्रकार से स्पंज अपना जन्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पंज में जो जेम्यूल है, जेम्यूल के अंदर एक छोटा सा छेद पाया जाता है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। जो बच्चा पैदा हो रहा है जिसको जेम्यूल कहते हैं, स्पंज के बच्चे को जेम्यूल के नाम से जानते हैं। और जब ये जेम्यूल उत्पन्न होता है तो इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसके अंदर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। वो माइक्रोपाइल से ही जो इसकी कोशिकाएं हैं, यानी कि जो बच्चा है इसका, स्पंज का जो बच्चा है, वो जब बड़ा होता है तो इस माइक्रोपाइल के छेद से ही वो कोशिकाएं निकलती हैं और कोशिकाएं निकलती हैं और धीरे धीरे बड़ा आकार का स्पंज बन जाता है। इन कोशिकाओं को आर्कियोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को आर्कियोसाइट्स कहते हैं जो इस माइक्रोपाइल नामक छेद से बाहर निकलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जन्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बात समझ में आई होगी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं किस प्रकार से जन्म करते हैं। तो मैंने आपको आज यहाँ पे 4 जीवों के बारे में बताया, क्लाइडोमोनास, पेनिसिलियम, हाइड्रा और ये है चौथा स्पंज। आइए बच्चों, मैं आपको इनका एक फोटो दिखा देता हूँ। आप इस तरह से इनको देख लीजिए, आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक किताब ली है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी है मेरे पास में, और मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ देखिए, ये पहला वाला जो आकार है, पहला वाला जो संरचना बनी हुई है, यही हमारी क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास में देखिए अंदर जो है छोटे छोटे से इसके बच्चे उत्पन्न हुए हैं झिल्ली के अंदर, और जब ये फटेगी झिल्ली तो ये छोटे छोटे बच्चे इसके निकल आएंगे, जिनको जू स्पोर कहते हैं या चल बीजाणु कहते हैं। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर ये दूसरा मैंने लिया है, ये क्या है, पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम में देखो हाथ के पंजे की जैसी संरचना दिखाई पड़ रही होगी। ये इसमें छोटे छोटे से जो बच्चे इसके हैं, छोटे छोटे से बच्चे आप देख रहे हो, गोल 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 भी ये टूट जाते हैं। टूट करके जब पानी में गिरते हैं तो नए पेनिसिलियम का निर्माण होता है। अच्छा, इन छोटे छोटे बच्चों को, यानी पेनिसिलियम के बच्चों को क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब निकल करके पानी पे गिरते हैं उनको कहते हैं कोनिडिया। अब जब कोनिडिया बड़ा हो जाता है तो इसको कहते हैं पेनिसिलियम, इसी का नाम होता है पेनिसिलियम। उसके बाद देखो हाइड्रा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ये है हाइड्रा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये हाइड्रा है। और हाइड्रा में क्या हो रहा है, देखो बडिंग हो रही है, यहाँ पे देखो कली निकल रही है यहाँ पर, और मुकुलन हो रहा है, कली बन रही है। और साथ में देखिए यहाँ पे पतली पतली इसकी
इसकी सिराएं निकल रही है, देखिए पतली पूरी नुकीली नुकीली सिराएं हैं, यही कीड़े मकोड़ों पर अटैक करके और कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है स्पंज। स्पंज के बारे में देखिए छोटे छोटे से बीजाणु, छोटे छोटे गोल संरचना बनी हुई है, इनको जेमूल कहते हैं। और ये बाहर जो छोटे छोटे बहुत सारे इसके ऊपर छिद्र होते हैं, जब झिल्ली फटती है तो अंदर से जेमूल यानी छोटे छोटे लड्डू बाहर आ जाते हैं और इस प्रकार से नया स्पंज का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको बात समझ में आई होगी। इस फोटो को आप देख लीजिए, आपको बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और ना हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और कक्षा 12 की बायोलॉजी की सेकंड क्लास थी, इसके पहले मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया और आज मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव कैसे जनन करते हैं। ठीक है बच्चों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।